क्या एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक पोर्टफोलियो स्टॉक है? इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है और इस कंपनी ने बहुत ही प्रॉमिसिंग नंबर जनरेट किए हैं। तो शुड वी होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मैंने इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस की एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, जिससे आप जाकर के इस एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम मार्केट क्या है, इंडिया एंजाइम मार्केट में क्या पोजीशन है, यूएस एंजाइम मार्केट में क्या चल रहा है और एंजाइम बिजनेस के ग्रोथ ड्राइवर क्या है, ये सारी चीजें काफी डिटेल में उस वीडियो में कैप्चर्ड है। बट इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल पे। इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसा परफॉर्म किया है काफी क्लोजली हम देखने जा रहे हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा बिजनेस वाइज कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकते हैं और लास्टली वी विल टॉक अबाउट क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इस कंपनी में पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉमिसिंग कंपनी के बारे में मैं फॉलो अप वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, तभी यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाएगा और देन दिस चैनल वुड ग्रो एंड मोर सच वीडियोस विल बी मेड स्पेशली फॉर यूपी। एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी एईटीएल है क्या? अगर आपने एईटीएल का नाम नहीं सुना है तो आपके लिए क्विकली मैं एक मिनट में बता रहा हूं ये कंपनी करती क्या है। एईटीएल इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक रिसर्च बेस्ड एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर देते हैं, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और इसका यूसेज फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है, फूड इंडस्ट्री में भी होता है, डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने पुराने वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें और एंजाइम के बारे में और एडवांस एंजाइम के कोर बिजनेस मॉडल के बारे में आपको चीजें वहां पे मैंने बताई हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो जरूर देखें टू गेट द बेसिक राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। एडवांस एंजाइम लिमिटेड एक रिसर्च बेस्ड एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो इस कंपनी की R&D कैपेबिलिटी को शोकेस करते हैं, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट इज यूनिक एंड बहुत डाइवर्स सेक्टर्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं और ये 400 से ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किए हैं, उसमें उन्होंने 68 एंजाइम्स यूज किए हैं। ये कंपनी काफी पहले से इस बिजनेस में है और इन्होंने एक अच्छी पोजीशन बना रखी है मार्केट में। तो अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या क्या है। तो इसके लार्जली दो सेगमेंट्स हैं, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन एंड बायोप्रोसेस। तो ये एंजाइम जो है वो फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में जाते हैं। फार्मा सेगमेंट की जहां तक बात हो रही है वहां पे इस कंपनी के जो की क्लाइंट्स हैं वो सिप्ला और सनोफी है। एनिमल फीड इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें फीड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए एंजाइम्स का यूज होता है। एंजाइम डालने से फूड की अपील और न्यूट्रिशन दोनों बढ़ जाती है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग भी एक बड़ा मार्केट है एंजाइम्स का। नॉन फूड मार्केट में एंजाइम्स की यूज से टेक्सटाइल, लेदर, डिटर्जेंट, पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अपना रिजल्ट देती है, बट कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि इस कंपनी को आप एक साल के होराइजन पे देखें तो आप वो अच्छे से जज कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल पिछले 9 महीने का नंबर देता हूं, क्योंकि मैंने FY20 तक के नंबर काफी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं पुराने वीडियो में। पास्ट 9 मंथ्स को कंपेयर करते हैं पिछले साल के 9 मंथ्स के नंबर से। कंपनी ने अपनी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में 3 सेगमेंट्स बना रखे हैं। वन इज ह्यूमन हेल्थ केयर, सेकेंड इज एनिमल हेल्थ केयर एंड थर्ड इज बायोप्रोसेसिंग। तो इन तीनों सेगमेंट में सबसे बड़ा सेगमेंट है वो ह्यूमन हेल्थ केयर का है। ह्यूमन हेल्थ केयर कंस्टिट्यूट्स रफली 78% ऑफ देयर टॉप लाइन इन दिस पास्ट 9 मंथ्स। पिछले साल के 9 महीने में इन्होंने 73% इस सेगमेंट से कंट्रीब्यूट किया था, यानी दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग इनसाइड दिस कंपनी। और दूसरी जो 2 सेगमेंट्स हैं, एनिमल हेल्थ केयर जहां पिछले साल उनका 12% रेवेन्यू आया था, अभी वो घट करके 9% हो गया है और साथ ही बायो प्रोसेसिंग से भी रफली 15% का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज इस कंपनी ने पिछले 3 महीने में कैसा परफॉर्म किया है इस पे आते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ह्यूमन हेल्थ केयर, जो रफली 78% कंस्टिट्यूट करता है टॉप लाइन का। तो ह्यूमन हेल्थ केयर को 4 सेगमेंट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स, देन फार्मा, देन बायोकैटलिस्ट एंड देन प्रोबायोटिक। तो ये 4 सब सेगमेंट है ह्यूमन हेल्थ केयर के। फार्मा में अगर मैं बात करूं तो फार्मा इज द मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर। तो पिछले 9 मंथ्स में इस कंपनी ने फार्मा से रफली 85 करोड़ का टॉप लाइन जनरेट किया। वहीं पिछले साल के 9 महीने में इन्होंने 72 करोड़ से जनरेट किया था। तो दिस इज द मेजर रेवेन्यू ड्राइवर सब सेगमेंट फॉर दिस कंपनी। न्यूट्रास्यूटिकल्स इज अ सेगमेंट जो कि जहां पे वो हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह बनाते हैं, एंजाइम बेस्ड होते हैं और इनका की मार्केट यूएस है। यूएस में इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी काफी पहले,
वो कंपनी अभी B2C में आ रही है, B2C में आ गई है एक्चुअली। B2C यानी कि वो डायरेक्ट रिटेल तक पहुंच रही है थ्रू वेब बेस्ड पोर्टल सच एज Amazon, और उनका अपना वेबसाइट भी है। वहां पे वो इस न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स को बेच रहे हैं और कंपनी इस सेगमेंट को लेकर काफी पॉजिटिव है। इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि साल में वहां से रफली 5 मिलियन USD की रेवेन्यू यहाँ इस सब सेगमेंट से एक्सपेक्टेड है। दिस सेगमेंट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। देन थर्ड इज बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट में बेसिकली कंपनी के पास कुछ APIs हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो API मैन्युफैक्चरिंग में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। API मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोसेसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, उस प्रोसेस को जल्दी कंक्लूड करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं, और ये बायोप्रोसेस एंजाइम्स जो होते हैं, दीज आर क्लीनर वर्जन दैन केमिकल बेस्ड एंजाइम्स। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन है टू केमिकल बेस्ड API। सो ये एक अल्टरनेटिव की तरह उभर कर आ रहा है। ग्लोबली ये मार्केट ग्रो कर रहा है। इंडिया में अभी ज्यादा बिजनेस नहीं है, कंपनी अभी इस सेगमेंट में छोटी है, बट दिस कुड बी अ पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस कंपनी। देन फोर्थली प्रोबायोटिक। हम सब ने प्रोबायोटिक का नाम जरूर सुना होगा। आप आई एम श्योर आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोबायोटिक के जो बॉटल्स आते हैं याकूत ब्रांड के या किन्हीं और, या फिर बहुत सारे रिटेल मदर डेयरी और ये लोग भी बना रहे हैं, तो ये इनमें जो एंजाइम आता है वो एंजाइम ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दैट इज ऑल्सो अ ग्रोइंग एरिया बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं प्रोबायोटिक, और गट के हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है एनिमल फीड का है। एनिमल फीड का सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो कि एक साल में डीग्रो हुआ है। डीग्रो होने का रीजन बहुत ही क्लियर है। वन इज दैट कोविड पैंडेमिक के कारण सर इंडिया में भी आपने देखा होगा कि चिकन की सेल्स कम हो गई थी, या फिर बहुत सारे नॉन वेज आइटम लोग कम खा रहे थे बिकॉज देयर वाज फियर ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम वायरस एंड ऑल। तो वो एक रीजन था जिसके कारण एनिमल फीड का मार्केट ग्रो नहीं किया। दूसरा रीजन ये था कि बर्ड फ्लू भी फैला हुआ था फॉर सम मंथ्स। तो ये साल इस एनिमल फीड मार्केट के लिए एक वॉश आउट ईयर रहा है, बट आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर नाउ। दिस सब सेगमेंट इज बॉटमिंग आउट, और अभी से ये सेगमेंट मुझे आशा है कि ग्रो ही करेगा, क्योंकि द वर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन। थर्ड सेगमेंट जो है बायो प्रोसेसिंग का, उसमें दो सेगमेंट्स हैं, फूड एंड नॉन फूड। फूड में इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो थ्रू दिस एक्विजिशन इनके पास एक ऐसा टैबलेट आ गया है जिसके थ्रू दे विल बी इनहैंसिंग द बेकरी बिजनेस। बेकरी में जो बेकर्स होते हैं उनके पास अभी अपनी ब्रेड की व्हाइटनेस और ब्रेड की सॉफ्टनेस को इनहैंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल, अलग अलग केमिकल यूज करने होते हैं। बट इनके पास एक ऐसा टैबलेट है, सिर्फ एक टैबलेट से वो काफी ज्यादा उन्हें वैल्यू एड होगा इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनेस एंड क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी ब्रेड की। तो दे आर टारगेटिंग दीज स्मॉल स्मॉल बेकर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, सो विच इज आई थिंक इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो एक B2C की तरफ जाने का जो इनका जो एजेंडा अभी निकल कर सामने आ रहा है, उसमें दिस विल स्ट्रेंथन द B2C बिजनेस। एंड लेट मी टेल यू, B2B से B2C इज मोर वैल्यू एक्रेटिव, क्योंकि वहां पे मार्जिन्स ज्यादा होते हैं। So that is also a growth driver for this company. Non-food में this company has very limited presence. Non-food enzymes market में इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर है यानी कि Novozymes, that has a very huge market across the world. तो वहां पे this is not a growing area, this is not a focus area for this company. This company earns most of its revenue from outside India. If I'll go back in history, 4 years back, इस कंपनी का इंडिया बिजनेस सिर्फ 36% था, बाकी 64% बाहर से आ रहा था, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर वाज US विथ 55% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो इसमें यूरोप का कंट्रीब्यूशन जो है जस्ट 4% था। बट अभी अगर हम देखें तो इस कंपनी ने अपने इंडिया मार्केट को ज्यादा ग्रो किया है और US मार्केट में डी ग्रो हुआ है। US से कंट्रीब्यूशन इनका कम हुआ है, US से अब कंट्रीब्यूशन घट करके 39% हो गया है। वहीं यूरोपियन मार्केट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 4% से बढ़ के 6% हो गया है। तो यूरोप मार्केट इज अ थर्स्ट एरिया फॉर दिस कंपनी सिंस कपल ऑफ इयर्स, सिंस 1-2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज नोवोजाइम हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द मार्केट आउट देयर। वहां पे ये कंपनी ट्राई कर रही है कि रजिस्टर होकर के वहां पे भी वो ऑलरेडी क्रिएटेड मार्केट में एज अ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे कैन गो देयर। एंजाइम मार्केट is also part of pharmaceutical markets out there, तो वहां पे भी रेगुलेशंस को क्लियर करने में काफी टाइम लगता है, उन्हें अप्रूवल लेने में 5 साल का समय लगा है यूरोपियन मार्केट का। तो नाउ दे आर फुल फ्लेज्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन इन प्लेस, तो दिस सेगमेंट वुड ग्रो। यूएस मार्केट के बारे में बता दूं कि यूएस मार्केट में ये काफी अच्छा मार्जिन जनरेट करते हैं, बिकॉज इनके जो यूएस के क्लाइंटेल हैं
वो कस्टमाइज टेलर मेड सॉल्यूशन प्रेफर करते हैं। तो जहाँ पे टेलर मेड कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना हो वहाँ पे ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा मिलता है। बट एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यूएस मार्केट में पिछले साल इन्होंने अपना लार्जेस्ट कस्टमर जो कि 9% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो इन्होंने लूज कर दिया। अब लूज करने का रीजन ये है कि इस जो कंपनी थी, जो क्लाइंट था, दे वांटेड टू नो सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिलेटेड थिंग्स, बेसिक R&D इन्होंने की थी, वो दे वांटेड टू हैव एक्सेस टू दैट, तो उन्होंने शेयर करने से मना कर दिया। दैट्स हाउ दे लॉस्ट द बिगेस्ट कस्टमर इन यूएस मार्केट। बट टू ऑफसेट दैट दे हैव फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक मार्केट, और पिछले 9 महीनों में इन्होंने अपने डोमेस्टिक सेल्स को 22% से ग्रो किया है, और इसी कारण इस कंपनी की टॉप लाइन पिछले 9 महीने में काफी अच्छी दिख रही है। ये एक छोटे प्लेयर रहे हैं इंडिया में, इनसे बड़ा कोई डोमेस्टिक प्लेयर कभी भी नहीं रहा, तो इन्होंने अपनी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक्विजिशन किए। तो ये कंपनी एक्विजिशन के थ्रू ग्रो करती है। ये कंपनी ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रही है, बट साथ ही इनऑर्गेनिकली भी की मार्केट्स में एंट्री की। इनकी एक्विजिशन सिलेक्शन काफी अच्छी रही है। इन्होंने काफी कंपनीज एक्वायर की और इसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर भी दे आल्सो डिड अ स्मॉल एक्विजिशन। उन्होंने 31 करोड़ रुपीस देकर के एक कंपनी खरीदी जिसका नाम है साइटेक साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो SSPL को इन्होंने एक्वायर किया है। दे टुक 51% stake from there. This company is basically India-based contract manufacturer. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करते हैं और उनके मेजर ड्रग्स को बनाने में, उनका API बनाने में या उनका ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। इस कंपनी की स्पेशलिटी जो है वो इफरवेसेंट API बनाने में है। अगर आपने इनो कभी यूज किया होगा तो आप इनो को वाटर में डालते हैं तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और वो एक बबलीनेस आता है। तो उस बबलीनेस के कारण जो है वो इनो जो है काफी अच्छे से घुल जाता है वाटर में और इफेक्टिवनेस इफिकेसी तुरंत बढ़ जाती है। तो आप इनो सिर्फ बिना पानी में मिलाए अगर पिए तो वो जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे वाटर में मिला करके फिर पीते हैं तो वो जल्दी इफेक्ट करेगा। इफरवेसेंट गिव द बबलीनेस टू द टैबलेट्स। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया और इसी को यूज करके दिस कंपनी इज प्लानिंग टू कैप्चर मार्केट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बेकिंग। तो बेकरीज को वो टारगेट कर रहे हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। तो B2C सेगमेंट में ये कंपनी विल ग्रो आफ्टर दिस एक्विजिशन। ये जो एक्विजिशन हुआ उस कंपनी की ब्रॉड फाइनेंशियल्स में आपको दिखला रहा हूँ। तो कंपनी अभी छोटी है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 19 करोड़ का टॉप लाइन जनरेट किया है और कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल सिंस मेनी इयर्स और दे हैव अर्न्ड रफली 1.6 करोड़। सो द मेन थिंग अबाउट दिस कंपनी इज दैट ये कंपनी के पास प्रोडक्ट है एंड कंपनी नीड्स सम कैपिटल। तो AETL इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10 करोड़ into this company और कैपेसिटी को enhance करेंगे। By investing 10 करोड़ they will be able to generate 100 करोड़ of top line from this company. So अभी जो roughly 30 करोड़ का top line generate कर रही है वहां से ये बढ़ करके 100 करोड़ हो जाएगा जो इनके consolidated financials में आएगा और साथ ही AETL के लिए भी ये एक ग्रोथ ड्राइवर होगा गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं कंपनी की रिजल्ट एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। Q3 FY21 में कंपनी ने अपने टॉप लाइन को 23% से ग्रो किया, विच इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड इन अ क्वार्टर। इस कंपनी का जो टॉप लाइन बढ़ने का मेन रीजन था वो डोमेस्टिक सेल्स था। कंपनी ने अपने EBITDA को भी 26% से ग्रो किया है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी उन्होंने 28% से ग्रो किया है। तो करेंटली द कंपनी हैज जनरेटेड 44 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट क्वार्टर। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है, जो एनहांसमेंट हुआ है, वो बिकॉज ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स बेटर कर लिया है। प्रोडक्ट मिक्स इनहेंस करने का मतलब है आपके पास अगर 400 प्रोडक्ट है जैसे इस कंपनी के पास है, तो उन्होंने जो हाई वैल्यू हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट को ज्यादा बनाया है, उसको ज्यादा पिच किया है टू कस्टमर्स एंड दैट्स व्हाई दे कुड जनरेट हायर रेवेन्यू विद द सेम वॉल्यूम। सो प्रोडक्ट मिक्स से प्रॉफिट जनरेट करने का इतना सिंपल सा मतलब होता है। इस क्वार्टर में इन्होंने एनिमल हेल्थ केयर में अपनी टॉप लाइन लूज की है बाय 30%। वहीं ह्यूमन हेल्थ केयर में दे गियर्ड अप विद 35% मोर। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जो कि बायो प्रोसेसिंग वाला सेगमेंट है, वहां पे इन्होंने 12% का मार्जिनल ग्रोथ रिकॉर्ड किया है पिछले क्वार्टर में। अब कंपनी के 9 मंथली फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालते हैं। 9 मंथली में कंपनी का पिक्चर थोड़ा बेटर क्लियर होता है। तो 9 मंथ में टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 10%, EBITDA हैज आल्सो ग्रोन बाय 15% और वहीं प्रॉफिट जो है वो 17% से ग्रो कर रहा है। तो जो टॉप लाइन बढ़ी है वो डोमेस्टिक सेल्स के कारण बढ़ी है। 22% डोमेस्टिक सेल्स बढ़ गया, इसके कारण टॉप लाइन बढ़ी। साथ ही इनका US सेल्स वॉल्यूम टर्म्स में ग्रो नहीं किया है, बट रुपी डेप्रिसिएशन के कारण वहां पे भी उन्हें 2% का 3% का मार्जिनल ग्रोथ मिल गया है।
तो दैट्स व्हाई द कंपनी कुड ग्रो इट्स टॉप लाइन बाय 10%। एबिटा में जो ग्रोथ है वो इसलिए आया है क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को इम्प्रूव किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट को इन्होंने रिड्यूस किया है। की रॉ मटेरियल प्राइसेस हैज बीन इंक्रीजिंग, बट इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करके ग्रॉस मार्जिन जो है वो 48% का जनरेट किया है, जो कि विच हैज बीन वन ऑफ द हिस्टोरिकल हाई ग्रॉस मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका अच्छा है, डायरेक्ट कॉस्ट ये कंट्रोल करके काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस कंपनी हैज बीन एबल टू जनरेट गुड एबिटा नंबर्स। मैं आपके सामने 9 मंथ में जो इनका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है वो सामने डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ओवरऑल जो इस कंपनी के साथ क्या चल रहा है कि कंपनी का हेल्थ केयर इज द मेजर ड्राइवर विद 17%, एंड बर्ड फ्लू एंड कोरोना के कारण एनिमल हेल्थ केयर हैज बीन डाउन बाय 16%, व्हाइल इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हैज बीन फ्लैट। अब व्हाई AETL शुड ग्रो? अब इस कंपनी के बिजनेस में इनहेरेंट ग्रोथ ड्राइवर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर इज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है दोस्तों कि जब आप एक प्लांट बना लेते हैं, लेट्स से 100 करोड़ कैपेक्स करके आप एक प्लांट बनाया और उसकी कैपेसिटी है वो लेट्स से 100 करोड़ इन ईयर, एसेट टर्न्स इसे बोलते हैं, 100 करोड़ का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 100 करोड़ का कैपेक्स। तो अगर एसेट टर्न 1 मान लेते हैं तो 100 करोड़ का टॉप लाइन वो जनरेट करेगी, और लेट्स से वो सिर्फ 50 करोड़ जनरेट कर रही है, तो यानी कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 50% ऑफ प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, CU या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो CUF जो एक्चुअली AETL के पास जो CUF है वो 55% ही है, तो कंपनी के पास अनयूटिलाइज जो है प्लांट कैपेसिटी पड़ी हुई है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये है कि आपको नया कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाना होगा, कुछ एम्प्लॉय हायर करने होंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट इनहैंस होगा, और आप 55 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा पेनी ऑन फिक्स कॉस्ट। तो कंपनी की मैनेजमेंट हैज बीन टेलिंग दिस सिंस लास्ट 1-2 years दैट इनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज इनबिल्ट है, ये अपनी टॉप लाइन को 900 करोड़ तक कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। तब इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रफली 80% होगी। फिर उसके बाद दे नीड टू इनकर 65 to 70 करोड़ ऑफ कैपेक्स, और फिर उसके बाद वो फर्दर 300 करोड़ की टॉप लाइन जनरेट कर पाएंगे। सो अभी 450 से 900 तक विदाउट कैपेक्स एंड अप टू 1200 करोड़ तक की इनके पास with minor capex वो generate कर सकते हैं। So that gives a huge runway for top line growth. That's why this company has a huge operating leverage built in its business model. साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कंपनी की मैनेजमेंट ने पिछले साल ही गाइडेंस दी थी नेक्स्ट 5 years में ये कंपनी अपनी टॉप लाइन को डबल करना चाह रही है, बट दिस ईयर स्पीड से नहीं ग्रो कर पाई, बट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट रफली 15% का ग्रोथ इन टॉप लाइन दे विल बी एबल टू जनरेट। दैट इज द मेजर ड्राइवर थ्रू विच दिस the stock price will be driven। और दूसरा मेजर ड्राइवर है B2C बिजनेस। जैसा मैंने पहले बताया कि यूएस में भी इनके पास जो AST एंजाइम का जो बिजनेस है जो B2C में है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, दैट इज ड्राइविंग देयर बिजनेस। तो और साथ ही with the new acquisition of SSPL they are getting into India's bakery business, food segment। तो वहां पे भी they will be gaining mileage over a period of time। It will take time, but the B2C में जैसे ही कंपनी मूव करती है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने लगती है, और इसीलिए स्टॉक प्राइस में कुछ मूवमेंट भी देखने को हो रही है। दैट इज बिकॉज कंपनी इज फोकसिंग फ्रॉम B2B to B2C। ओवरऑल कंपनी के पास जो तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है वो है कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स। कंपनी के पास जो मेजर ड्राइवर है वो आ रहे हैं प्रोबायोटिक्स में, जो एज इम्यूनिटी बूस्टर काफी पॉपुलर हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ केयर में दूसरा सेगमेंट ग्रोइंग है वो बायो कैटलिस्ट वाला सेगमेंट। यहाँ पे API manufacturers have developed a preference for non-chemical based APIs। ग्लोबली तो ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, इंडिया में भी जो इनका की क्लाइंटेल फार्मा का है वो अगर लैप अप करता है इस प्रोडक्ट को, देन देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर दिस कंपनी। बट इस सेगमेंट में दे हैव अ कंपटीशन। बायोकॉन हैज आल्सो हैव सिमिलर पोर्टफोलियो, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ easy sell for them, but still if why grow, then they will also grow। Food segment is a major focus area for this company थ्रू दिस एक्विजिशन। तो कंपनी के ग्रोथ इनेबलर्स की अगर बात करें तो ये ग्रोथ आएगा कहां से? तो कंपनी के पास कुछ कंपनी एक्विजिशन से ग्रो करेगी तो कंपनी के पास कैश बैलेंस होना चाहिए, और एट प्रेजेंट इस कंपनी के पास 157 करोड़ रुपीस हैं, थ्रू विच द कंपनी विल बी एबल टू फंड देयर फ्यूचर एक्विजिशंस। और साथ ही कंपनी हर एक साल कैश अक्रू भी कर रही है, तो कंपनी को एक्वायर करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, लोन बहुत ही कम लेना पड़ेगा, लोन शायद ना भी लेना पड़े। दैट इज वन ऑफ द की इनेबलर फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी का मेजर इनेबलर जो है वो है कंपनी की R&D। मैनेजमेंट ने R&D पे काफी फोकस किया हुआ है, और ओवर 15 years हर साल नेट अपने सेल्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन R&D पे स्पेंड किया है। 5% ऑफ रेवेन्यू गोज इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, and through which they are able to generate new product
और इसके कारण कंपनी इतने प्रोडक्ट में इंटर कर पाई है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिक्स कर पा रही है। एक रिसर्च ड्रिवन जो इनका बैकग्राउंड है, दैट इज रिजल्ट ऑफ देयर R&D। और इस क्वार्टर में इन्होंने एक R&D सेंटर वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए वो कैपेक्स भी कर रहे हैं। और साथ ही R&D एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 4.5% ऑफ टोटल सेल्स रहा है। सो कंपनी इज incessantly spending money on R&D, which will be fruitful in coming years. तो पहले इनका सबसे बड़ा मार्केट जो इंडियन एंजाइम मार्केट है उस पर एक नजर डालते हैं। इंडियन मार्केट का साइज रफली 1000 करोड़ है। इसमें AETL इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर विथ रफली 20% मार्केट शेयर, जो 200 करोड़ का रेवेन्यू इन्हें देता है। दूसरे प्लेयर जो है वो है नोवोजाइम्स, जो ग्लोबल लीडर है। ग्लोबली वो 48% मार्केट कमांड करते हैं। इंडिया में भी इन्होंने अपने ऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया 2016 में। इन्होंने यहाँ पे R&D यूनिट लगाई, प्रोडक्शन यूनिट लगाया, मार्केटिंग पहले से ही था। तो नोवोजाइम्स का मार्केट शेयर इंडिया में अभी सबसे ज्यादा है। इंडियन एंजाइम मार्केट का ग्रोथ ड्राइवर वो फार्मा और फूड है। फार्मा में बायोकैटलिस्ट जो होते हैं उनकी यूसेज काफी बड़ी है। बायोकैटलिस्ट भी एक एंजाइम होते हैं। बायोकैटलिस्ट जो है API मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेडाइट करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ी है। साथ ही आपने प्रोबायोटिक्स का ट्रेंड देखा होगा, तो इसके कारण इंडिया में ह्यूमन हेल्थ केयर में काफी पोटेंशियल आई है। फूड में भी इंडिया मिडिल क्लास जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, पर कैपिटा GDP बढ़ रही है, वैसे वैसे एंजाइम बेस्ड फूड की डिमांड बढ़ रही है। डिजीजेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग एंजाइम बेस्ड फूड भी ले रहे हैं। और तीसरा ड्राइवर है एनिमल फीड। AETL का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है US एंजाइम मार्केट। ये मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, रफली 11,000 करोड़ का मार्केट साइज है। इसमें लीडर इज नोवोजाइम्स। नोवोजाइम्स जिसके बारे में मैंने बताया, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है। AETL का मार्केट शेयर US मार्केट में 2% से कम है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। USA मार्केट का मेन ड्राइवर जो है वो डाइवर्सिटी इन एंजाइम एप्लीकेशंस है, क्योंकि आजकल पहले एंजाइम्स के एप्लीकेशंस उतने पॉपुलर नहीं थे और उतनी वेराइटीज भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद एंजाइम की एप्लीकेशंस बहुत सारे सेक्टर्स में हो गई हैं और वो USA में ग्रोथ ड्राइवर है। साथ ही US में एनवायरमेंटल नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जो केमिकल से बने प्रोडक्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूज करने के लिए। तो केमिकल का जहां जहां लॉस हो रहा है, वहां एंजाइम्स को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। एंजाइम्स के ग्रोथ ड्राइवर क्या है? पहला ग्रोथ ड्राइवर है जो ग्लोबली अप्लाई होता है, वो है DNA मैनिपुलेशंस के कॉस्ट जो है वो ओवर द पीरियड कम हो गए और इसके कारण एंजाइम्स का रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी में काफी एप्लीकेशंस बढ़ गया है। दूसरी चीज है कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे एंजाइम्स की कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि मिडिल क्लास इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ एंजाइम्स। साथ ही मीट की कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो एनिमल फीड का मार्केट बढ़ेगा और एनिमल फीड को इफिशिएंट करने के लिए एंजाइम्स बहुत ही जरूरी हो। अक्रॉस द वर्ल्ड आजकल थीम ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए और वेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये थीम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो तो एंजाइम्स के मार्केट को फायदा हो। अब इस कंपनी की स्पॉट एनालिसिस करते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग R&D फोकस। इनके पास डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो इन्हें हर एक तरीके के मार्केट में सर्वाइव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस कंपनी की प्रोमोटर क्वालिटी काफी अच्छी है और इस कंपनी को बैकिंग मिली हुई है मार्की इन्वेस्टर जैसे नालंदा कैपिटल और ऑर्बिमेड। मैंने सुना है एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर, तो जो गलतियां करता है वही सीखता है। तो उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं। 2011 में इन्होंने रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं करने के कारण इनका प्रोडक्ट रिकॉल हो गया था। फिर पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए एक मलेशियन कंपनी में इन्वेस्ट किया जो सक्सेसफुल नहीं रहा और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना US का सबसे बड़ा कस्टमर भी लूज। तो इनके प्रोमोटर्स ने कुछ गलतियां की हैं जिनका इन्हें नुकसान हुआ है, तो वो इस कंपनी की वीकनेस है। थ्रेट जो है इस कंपनी के लिए हो सकता है कि एंजाइम्स की यूज करने की जगह मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिशनल केमिकल्स की ही यूज हो। तो अगर केमिकल यूज होगा तो एंजाइम उसका रिप्लेसमेंट है, एंजाइम का यूज नहीं होगा तो ये मार्केट फिर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये एक थ्रेट है। अब अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए ये है कि एक ग्रोइंग सेक्टर में इंडिया में नंबर 2 है और वर्ल्ड में दूसरी लिस्टेड प्लेयर है, तो इनके पास काफी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो है। और इस कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज काफी ज्यादा है क्योंकि प्लांट यूटिलाइजेशन लो है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो वो इस कंपनी को एक लॉन्ग रन में देता है बकाए, अगर वो R&D पे फोकस रखें और अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करें। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। नटसेल में बात करें तो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है और डेट फ्री भी है। साथ ही इसमें एक हाई बैरियर टू एंट्री है। तो एक ऐसा बिजनेस है जो डेट फ्री है और इसमें ये सारी अच्छी खूबियां हैं, तो इसे हम जरूर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक अभी
स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। अपने पीक पी बाई जो इनका पी बाई 30 के ऊपर होता था उसकी जगह ये 27 है। लॉन्ग टर्म एवरेज इनका 30 के ऊपर रहा है पी बाई, तो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड मैं कहूंगा। और इनके पास काफी पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि एंजाइम मार्केट जो है अभी काफी नेसेंट स्टेज में है, और इस स्टोरी को अगर हम टाइम दें और इस स्टॉक को टाइम दें तो ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही खत्म होता है अमिताभ स्टॉक शो। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं ये आपको कैसा लगा। अच्छा ना भी लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और बेहतर क्वालिटी ऑफ वीडियो आपके सामने ला सकें। साधन इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और इस एपिसोड में जिन स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।